virtual class of social science. In the previous class, we have started a chapter that is town traders and craft person, isn't it? Continuing the same, today we will discuss the topic that is a network of small towns. Like in the previous class, we have seen various kinds of towns like temple towns, administrative centers, pilgrimage centers and so on, isn't it? But today we will see that how these towns emerged and what was the importance of these towns. Okay? Now, when the topic that we are going to discuss today is a network of small towns. Under this you will see that how in 8th century onwards the subcontinent was dotted with many small towns. मतलब 8वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में कई छोटे छोटे नगरों का निर्माण हुआ. अब ये नगर कैसे बने? Obviously it came through because of a large villages. बड़े बड़े गांव जो है वक्त के साथ नगर का रूप धारण कर चुके. ठीक है, आप इसमें देखेंगे इन नगरों में आपको कई विशेषकर मंडी जो मंडापिका, उस वक्त उसको बोलते थे मंडापिका. सो लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एज ए मंडी. जिसको मंडापिका बोलते हैं वो आगे चलकर इसको मंडी का नाम दिया गया. मंडी माने ऐसी जगह जहाँ वस्तुएं, चाहे वो जैसे सब्जी मंडी जैसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए वहाँ पे आपको कई प्रकार के सब्जी मिलेंगे और वो जो मंडी है वहाँ व्यापारी जो है वहाँ पर सब्जी लाते हैं. कई मतलब इट इज़ इन किलोस, मतलब ह्यूज अमाउंट में वो लेके आते हैं और कई व्यापारी उसे खरीदते भी हैं. तो वो एक बहुत बड़ा मंडी होता है. ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मंडी, नगरों में भी खास तौर से आप मंडी देख सकते हैं जहाँ व्यापारी खरीद फरोख्त करते थे. उसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं स्ट्रीट्स के जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है आपको कई प्रकार के दुकान दिखाई पड़ेंगे और वहाँ पर उसको हम हक्का बोलते हैं. लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एज हाट. तो ऐसे भी कुछ स्ट्रीट्स थे जहाँ पर मैक्सिमम तौर पर वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें ही मिलती थी. ठीक है, जैसे कि कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन बनाना. तो आप एक ऐसे रास्ते पर अगर ऐसे कोई स्ट्रीट्स होते थे जो खास तौर से उसी के लिए फेमस थे, मतलब आप वहाँ पर जाएंगे तो मैक्सिमम आपको वहाँ पर कुम्हार दिखाई देंगे और वो जो कुम्हार के द्वारा बना हुआ वेरियस काइंड्स और वेरियस शेप्स की जो है बर्तन, मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे. तो उसी प्रकार से ना सिर्फ कुम्हार, यहाँ तक कि लोहार या बाकी विशेषकर और भी कई प्रकार के ऐसे जो काम करते हैं, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रीट्स हैं जो खास तौर से उसी चीज़ के लिए फेमस हुआ करते हैं. वो आज के तौर पे अगर आप मेलैंड में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रीट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको विशेषकर एक ही प्रकार का दुकान ऐसा मिलेगा जो आप फॉर एग्जांपल स्टील के बर्तन, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वही प्रकार के कई दुकान मिलेंगे जहाँ स्टील के बर्तन ही मिलते हैं. तो वो दैट स्ट्रीट्स बिकेम फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, मतलब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर थिंग आपको ज़्यादा वैरायटी में आपको मिलेगा. तो ये चीज़ उस ज़माने में भी था. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो सी दैट यू कैन सी हियर दैट व्यापारी जो थे, कुछ व्यापारी तो परमानेंटली नगरों में ही स्थायी रूप में वो वहीं से ही बिजनेस करते थे और कुछ व्यापारी ऐसे थे जो दूर दराज से, मतलब कहीं दूर दूर जाकर वो जो है व्यापार करते थे. एंड इन दिस वे दे यूज्ड टू मेक प्रॉफिट. नाउ यू विल ऑल्सो सी हियर कि जो व्यापार है, एक्चुअली व्यापार से ही जो है नगरों का निर्माण हुआ और नगर जो है आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न भी हुआ. तो इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि many traders they came from far away to buy the local products. ठीक है, आप देखेंगे कई व्यापारी जो है लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नगरों में आते थे और दूर दूर से वो जो सामान लाते थे वो भी वो इन्हीं नगरों में आकर वो बिक्री करते थे. तो खास तौर से जैसे कि हॉर्स, अच्छे नस्ल का घोड़ा, ठीक है, और केसर, कपूर, नमक, ये सब चीज़ें जो थी उस वक्त काफ़ी डिमांड में थी और लोग उसको खरीदते थे. खास तौर से ना आम लोग तो नहीं, जैसे घोड़े सब तो आम लोग नहीं खरीद सकते थे. तो उस ज़माने में जैसे आज के वक्त जैसे हम वॉर जो लड़ाई की बात करते हैं वो आज जिस तरह से आज भी लड़ाई के लिए जो मतलब डिफेंस के तौर पे सारे देश जो है वो मिसाइलों की बात करते हैं, isn't it? तो उस ज़माने में जो है शस्त्र के नाम पर अच्छे नस्ल का घोड़ा होना और अच्छे तलवार होना वो सब बहुत ज़रूरी था. तो लोग इसे जो है कई राजा जो है वो खरीदते थे इनको, तो अच्छे नस्ल के घोड़े का हमेशा वहाँ पर
डिमांड हुआ करता। तो ये व्यापारी लोग लाते थे। और इन सब से बढ़कर काले जैसे पेपर मतलब गोल मिर्ची जो है उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहता था। और गोल मिर्ची जो है उस वक्त जो है, जैसे आज भी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड उसको जो क्या बोलते थे, ब्लैक गोल्ड, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल द पेपर, ब्लैक गोल्ड। ओके, पेपर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड and it was very expensive, and today also it is very expensive, and it is also, my dear students, it is not in your book whether it is called as a black gold, but it is just for the information I am telling you. Okay, now pepper is also called as a king of spices. पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, मतलब मसालों का राजा भी उनको बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप व्हाटएवर आई हैव टॉट यू सो फार यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन. You can see a photo over here. See, in those days how the markets used to be there. Okay, how the people used to sell and buy the products, that you can see. In that days, obviously it is entirely different from today's market, but in those days also the people used to buy and sell the products in the market. That has been shown here. Now let us see the next topic is the सामंतास. बच्चों, सामंतास जब मैं बोलती हूँ, ये आगे चल के इन्हीं को जमींदार भी बोला जाता था. In later times they were called as a zamindars. Okay. Now what these people have done, ये जमींदार क्या करते थे कि जो नगर जो है वहाँ पे वो किलाबंदी करके महल बनाते थे, ताकि व्यापारी जब कोई बाहर से कोई व्यापारी कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जब नगर के अंदर घुसे तो उसे किसी प्रकार का कर देना पड़ता था. मीन्स टैक्स, कर माने टैक्स, उसे टैक्स देना पड़ता था. ठीक है, मतलब जमींदार क्या करते थे, उन नगर के आसपास वो किलाबंदी करके वो पैलेसेस बनाते थे, ताकि कोई भी बाहर से ट्रेडर्स आते थे, कोई सामान लेकर आते थे तो उस पर खास तौर से उनसे खास तौर से कर वसूल किया जाता था. और ये जो कर जो है इसे वसूलने के लिए अधिकार जो है स्थानीय मंदिरों को भी दिया जाता था. अब ये जो स्थानीय मंदिरों को जो अधिकार दिया गया है, हो सकता है ये मंदिर जो है उस जमींदार द्वारा बनाया गया हो या फिर किसी संपन्न व्यापारी द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया हो, तो वो जो है उनको अधिकार था कर वसूलने का. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस वक्त जो है किस किस चीज़ों पर कर टैक्स लगता था और किस किस चीज़ों के पर कर लगने पर उनको मतलब कर कैसे उनसे वसूल किया जाता था. तो देयर आर लाइक शुगर, जैगरी, डाइस, थ्रेड, कॉटन and coconut, salt. These all were the materials, were the products on which they used to levy the tax. ठीक है, आज के तौर पे भी हम टैक्स देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, रोड टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है. क्योंकि जो टैक्स है आज के तौर पे जो टैक्स हम देते हैं वो किस लिए देते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है कोई वेलफेयर काम उससे उन पैसे से कर सके. जैसे हॉस्पिटल्स बनाना हो या फिर कॉलेजेस स्कूल बनाना हो, तो वो उन्हीं पैसों टैक्स के माध्यम से ही, उन पैसों से ही ये कल्याणकारी कार्य होता है. तो उसी प्रकार उस जमाने में भी जो है इन वस्तुओं पर खासतौर से सॉल्ट, ओके, मैंने जैसे बताया सॉल्ट, जैगरी, इन सब पर भी कर लगता था. ओके, नाउ we will discuss about the next topic is traders big and small. Traders big and small. Okay. Now here you will see there were many kind of traders. मतलब व्यापारी भी कई छोटे बड़े व्यापारी हुआ करते थे. अब इस टॉपिक में हम देखेंगे जो व्यापारियों के बारे में हम बात करते हैं तो वो कैसे एक समूह के रूप में उभर कर आए और कैसे नगर के निर्माण में उनका क्या योगदान रहा, उसी विषय पर हम इसमें बात करेंगे. सो व्यापारी के तौर पे जब हम बात करें तो कई छोटे बड़े व्यापारी हुआ करते थे. ओके, नाउ दीज इंक्लूड द बंजाराज एज वेल. जो बंजारा जिसको हम बोलते हैं, बंजारे, जैसे हम बंजारे की बात बोलते हैं तो बंजारा जैसे वो कभी भी एक जगह स्थायी रूप में एक जगह पे नहीं रहते हैं. They often move from one place to another. So these people were also called as a traders because they used to bring various products from various places and they sell in the local towns and all. Okay, and make profit. Now here you will see several traders, especially the horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कि उस जमाने में भी
राजा जो है लड़ाई के लिए वो अच्छे नस्ल के घोड़े के तलाश में रहते थे। उसी प्रकार जो उनका शस्त्र के जैसे तलवार वगैरह वो उस वक्त जो उनकी ज़रूरत हुआ करती थी। तो ऐसे कई व्यापारी जो है अच्छे नस्ल के घोड़ों को वो लाकर इन वॉरियर्स को देते थे जो इनका उनका मांग था। ओके, तो ऐसे में व्हाट दीज ट्रेडर्स यूज्ड टू डू, इनका एक अपना एक एसोसिएशन, एक संघ, ठीक है, तो वो अपना एक संघ बनाते थे जिसके माध्यम से वो वॉरियर्स से बात करते थे और वो पैसा तय करते थे कि घोड़े का क्या रेट होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो संघ है, मतलब बहुत सारे व्यापारी जो है वो घोड़ा ही बिक्री करते हैं, लेकिन इनका एक एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन का एक आदमी होगा जो पूरे एसोसिएशन, सारे लोग जो एसोसिएशन जितने भी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, और वो उनके बिहाफ में वो रेट फिक्स करेगा, वो बात करके फिक्स करेगा और वही आगे जाके वो वॉरियर से बात करेगा और वो अपनी बात, लोगों की बात उनके सामने रखेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन या संघ हम लोग बोलते हैं। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडर्स है वो बहुत, मैंने जैसे पहले भी कहा, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे यूजुअली ट्रैवल इन कैरवन्स, मतलब वो जो है झुंड में ही, कैरवन्स में ही, झुंड में ही जाते थे। एंड दे फॉर्म गिल्ड्स, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, वो जो है ट्रेडर्स अपना उनका एक संघ होता है, एक एसोसिएशन होता है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ओके, मतलब ये एक ग्रुप के रूप में, हमेशा एसोसिएशन के रूप में ही स्थापित होते हैं और ये इनका एक प्रतिनिधित्व होता है, एक आदमी होता है जो इनकी बात बायर के सामने रखता है, ठीक है। नाउ देयर वर सेवरल गिल्ड्स, उस जमाने में आप देखेंगे ऐसे कई प्रकार के गिल्ड्स होते थे, खास तौर से दक्षिण भारत में 8th सेंचुरी में, और उनमें से खास तौर से द फेमस गिल्ड, द फेमस एसोसिएशन वाज मणिग्रामम एंड नानादेशी These were the famous guild in those days. साउथ इंडिया के बहुत फेमस गिल्ड हुआ करते थे एंड दैट वाज मणिग्रामम एंड नानादेशी, ठीक है। नाउ दीज गिल्ड्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ट्रेड एक्सटेंसिवली, मतलब इनका जो व्यापार है, खास तौर से इस गिल्ड का जो व्यापार है, ये सिर्फ भारत के अंदर ही व्यापार नहीं करते थे, दे यूज्ड टू डू बिजनेस विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ऑल्सो, ठीक है, मतलब वो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में उनका व्यापार फल फूल रहा था। वो सिर्फ भारत में ही व्यापार नहीं, उनका व्यापार बाहरी देशों के साथ भी चलता था। तो उनमें से वो खास गिल्ड है मणिग्रामा और नानादेशी, ठीक है ना। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चटियार्स, और आप देख सकते हैं इसी तरह से एक समूह था जिनको बोलते हैं चटियार एंड दी मारवाड़ी, जो मारवाड़ी जैसे आज हम लोग बोलते हैं, तो ये भी एक व्यापारी संघ है, मतलब ये भी एक ट्रेडर्स है, ये भी व्यापारी संघ है, ये भी काफी संपन्न और बहुत ही फेमस थे। दैट इज व्हाट आई कॉल एज चटियार्स एंड मारवाड़ीज, जो आज भी बोलते मारवाड़ीज, ओके। सो these people were also, ये भी एक गिल्ड है, these people also very famous and they were also बड़े संपन्न व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। एंड ये भारत के आगे चल के भारत के एकदम संपन्न व्यापारी के रूप में उभर कर भी आए। गुजराती में जैसे गुजराती ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे, खास तौर से गुजराती ट्रेडर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ के व्यापारी खास तौर से हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहरास, ये खास तौर से गुजरात से हैं, ठीक है। ये भी संपन्न व्यापारी गिल्ड भी हैं, ठीक है। उस वक्त ये काफ़ी संपन्न थे और काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। So they also extended their business from the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, and also Southeast Asia and China. Means these people not only did the business within the country, apart from that they also extended their business with other countries, means with other countries as well, like in Africa, Southeast Asia, China, and so on. Okay. So here you will see they sold textiles and spices in these ports. अब ये क्या करते थे उस वक्त, बच्चों आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था। इसका मुख्य कारण ये भी था कि भारत जो है यहाँ पर मसालों के लिए भारत बड़ा ही प्रसिद्ध
होता था। और उसी प्रकार से कॉटन, जो सूती कपड़े हैं, उसके लिए भी भारत काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये जो व्यापारी है खास तौर से यही चीज़ों को लेकर बाहरी देशों के साथ वो व्यापार करते थे। और इन एक्सचेंज दे ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। और अफ्रीका से वो क्या लाते थे, जबकि वो कॉटन और स्पाइसेस, स्पाइसेस माने मसाले, चाहे वो दालचीनी हो, गोल मिर्ची हो, फिर आपका इलायची है, तो जो खुशबूदार मसाले जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, ये सारे चीज़ जो है भारत में काफ़ी उस वक्त जो है भारत में मिलता था और लोग दूर दूर से इसके तलाश में आते थे। ठीक है, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, इवन आपके ब्रिटिशर्स हो, दे एक्चुअली दे केम इन सर्च ऑफ द स्पाइसेस एंड कॉटन टू इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे वो हिंदू बनियास हो, मुस्लिम बोरास हो, जो ट्रेडर्स है, व्यापारी हैं, वो ये सब चीज़ बाहरी देश लेके जाते थे और वहाँ से खासतौर से अफ्रीका से दे यूज्ड टू ब्रिंग द आइवरी एंड गोल्ड। एट द सेम टाइम यू विल आल्सो सी दैट चाइना से वो लेके आते थे ब्लू पॉटरी। ओके, वो जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है जो खासतौर से चाइना में बनता है, वो भी वो वहाँ से लेके आकर यहाँ पर बिक्री करते थे। तो ये तरह से इनका व्यापार चलता था। ओके, नाउ सो द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वे होम टू अरब। आप देख सकते हैं पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, actually they also started doing business over here. Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports and purchased by Italian traders and eventually reached European markets. As I told you before also that India was famous for the cotton and the spices, and these people, especially there was a demand for the cotton textiles made in India, made by India, and the spices, and slowly the Italian traders, जो व्यापारी, जो बाहरी देश के व्यापारी थे, वो इन चीज़ों को खरीद कर वो अपनी जगह पे बिक्री करते थे काफ़ी बड़े मुनाफे में। ठीक है, और वो मुनाफे में रहते थे क्योंकि दे गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड लेटर ऑन यू विल सी दैट धीरे धीरे वो क्या है, कई यूरोपियन कंट्रीज में हमारे सामान जो है व्यापारी के द्वारा वहाँ पहुँचता था। So spices grow, especially the spices usually grow in tropical countries. Okay, so pepper, cinnamon, nutmeg, ginger, etc. became an important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. आप ये भी देखेंगे कि जो spices है, it was became a part of the cuisine of the Europeans, and also you will see there was a lot of demand for the Indian cotton textile. Okay, so eventually it drew traders to India, and that's what I told you before also. This was the main reason that India was famous for the spices and the cotton textile, and that was one of the major reasons that how the foreign countries, especially the European powers or European traders, they slowly and gradually they came India to do business, and how later on they started have a monopoly over the business, and they had monopoly over the country as well. I am talking about the Britishers over here. Okay. So the next topic that we are going to discuss is crafts in towns. अब इसमें हम देखेंगे कि हस्तकला नगरों में कैसे फेमस हुआ और कुछ खास हस्तकला कैसे लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसी से देखते हैं कि द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर इज अ प्लेस इन कर्नाटका एक्चुअली। सो देयर जो क्राफ्ट पर्सन है, दे यूज्ड टू डू अ ब्यूटिफुल वर्क on the silver and copper, and it has become so famous and among the people, and the place started calling, means later on that work, जो जगह है बीदर, वहाँ पे ये हस्तकला इतना प्रसिद्ध हुआ कि वो आगे चल के उसे बिदरी का नाम दिया गया। It was called as a बिदरी। मतलब ये जो है सिल्वर और तांबे में इसका काम करते हैं। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं एक कैंडल स्टैंड है, उसमें कितनी अच्छे से उन्होंने देखे अपने हाथों से कितना बढ़िया काम उस पर किया है। तो उस वक्त जो है बिदरी जो है, ये जो काम है इसी को बिदरी बोलते हैं, और बीदर वो जगह का नाम है, और धीरे धीरे जगह के नाम से ही उस काम का भी नाम पड़ गया बिदरी। ओके, नाउ यू विल सी हियर दैट पांचालास और द विश्वकर्मा कम्युनिटी, एक ऐसा खास तौर का समुदाय विश्वकर्मा एंड पांचालास। ओके, ये एक समुदाय के लोग हैं जो खास तौर के काम करते हैं, खास तौर से गोल्ड स्मिथ है, या मान लीजिए दे आर द ऐसे समुदाय के लोग जो सोनहार हैं या तो लोहार लोग। तो ये जो कारपेंटर, ये सब जो लोग हैं जो कारपेंटरी का काम करते हैं,
या फिर लोहार हैं, सोनहार है, तो ये जो काम करते हैं हाथ से, अपने कला का जो प्रदर्शन करते हैं, ये लोगों को जो है एक समुदाय का नाम, एक समुदाय में उसको एक नाम दिया गया है विश्वकर्मा या तो पांचालीस, ठीक है। सो दे वर वन ऑफ द फेमस कम्युनिटी एंड दीज पीपल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। उस जमाने में जो टेम्पल्स बनते थे तो इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो अपना कला का प्रदर्शन जो है उसी टेम्पल के जो ब्यूटीफुल द वे दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, दैट दे शोज देयर स्किल। Okay, so they play an important role in the construction of the palaces, big buildings, tanks and reservoirs as well. तो यही जो लोग हैं जो अपनी कला के लिए इतने प्रसिद्ध है, बड़ी बड़ी महल हो गए या रिजर्वेयर्स हो गया, ये सब जो बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे वीवर्स माने बुनकर, जो कपड़ा जो बुनते हैं, बुनकर, तो जो कपड़ा बनाते हैं, बुनकर जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें भी जो है सालियार एंड यू कैन सी द काइकोलास एमर्ज एज द प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज। मतलब ये भी जो है ये बुनकर है खास तौर से, दीज पीपल आर द वीवर्स, और इनके समुदाय को क्या बोलते हैं, जो बुनकर समुदाय के लोग हैं इनको काइकोलास बोलते हैं या फिर सालियार बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रसिद्ध समुदाय के लोग इतने प्रतिष्ठित हो चुके थे कि ये लोग जो है started they giving donations to the temples। मतलब वो इतने ज़्यादा अपने काम की वजह से, अपने स्किल की वजह से वो इतने संपन्न हो गए थे कि वो मंदिरों में दान भी करते थे। Okay, they used to give donation to the temples. Then some aspects of the cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent craft। तो धीरे धीरे जो है कपड़े जैसे डाई करना, कपड़ों को स्पिन करना, डाई करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्राफ्ट के रूप में उभर कर आया। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, एक शॉल आपको दिखाया जाएगा, देखिए इट इज़ अ शॉल बॉर्डर। तो वो उस ज़माने में देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। लेकिन ये बात देखने की वाली है कि उस ज़माने में कोई मशीन्स नहीं होते थे, जैसे आजकल हर चीज़ मशीन में डालो और वो प्रिंट हो गया और निकल गया, इज़न्ट इट वेरी ईजी। बट इन दोज डेज दीज पीपल यूज्ड टू work hard, they do everything with their hand, and that's why in those days these people were very respected, and moreover they were also very popular among the people because of their skills. Understood? Now keeping in view about all these things, we will discuss about one of the famous town that is we call as a Hampi. Hampi, actually this is located in Krishna Tungabhadra river। वहाँ बेसिन जो है कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन है, वहाँ में दिस प्लेस इज लोकेटेड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए हम्पी, एंड इट वाज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर इन 1336। ये विजयनगर एम्पायर का एक मेन सेंटर हुआ करता था। ओके, नाउ द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील्स ए वेल फोर्टिफाइड सिटी। अगर आप देखेंगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर किला दिखाया गया है वो एक वेल फोर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट यू कैन सी दैट, वॉल यू कैन सी, बट दीज वॉल्स यू नो बेटा इट इज़ नॉट एट ऑल मेड विद द हेल्प ऑफ सीमेंट और चिप्स। जैसा आज हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें सीमेंट, चिप्स वगैरह जो है उसका उपयोग करते हैं और इस तरह से हम जो है बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। लेकिन उस ज़माने में भी बड़े बड़े जो किले बनते थे वो उसमें जो खास तौर से यहाँ पर अभी जो आपको दिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन में, वो सीमेंट, वहाँ पर सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। द सीमेंटिंग एजेंट वॉज नॉट एट ऑल यूज इन द कंस्ट्रक्शन of the walls. Actually they follow a different kind of technique that is called interlocking. What we call interlocking, जैसे मतलब वो lock कैसे they used to lock they keep the bricks in such a way in the locking system that it was very strong, and moreover that was their technique. So in their construction they never used a cement or chips as we use today. They use the interlocking system. Okay, so that's what you can see. And that's the reason, because of this interlocking system, इतने साल पुराना वाला जो वॉल है वो आज भी खड़ा है क्योंकि उनके टेक्निक की वजह से। लेकिन अगर देखा जाए आज के दौर पे जो सीमेंट से या चिप से जो हम बनाते हैं, इट रिमेन्स ओनली फॉर 30 or 40 years, not more than that. After that it destroy on its own, isn't it? So ये खासियत है उस जमाने में और आज के जमाने के प्रोडक्ट के बीच में अंतर यही है। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, मतलब वहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो भवन निर्माण जो होते हैं, उसका अपने आप में बहुत बड़ा खासियत है, क्योंकि द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स व स्प्लेंडेड आर्क्स, वहाँ पर आप कहीं वेरियस डिज़ाइंस, जो महल है वो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन से बनाए जाते थे। इवन दे हैव वेल प्लान ऑर्किड्स, मतलब महल के बाहर जो गार्डनिंग है वो भी इतनी खूबसूरती तरीके से किया जाता था कि वो देखने वाले देखते रह जाते थे। एंड यू विल सी दैट अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो सी दैट हम्पी बज़र विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान आप देख सकते हैं कि हम्पी में जो है काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर कल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा उभर कर आया, मतलब वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलता रहा और साथ ही साथ जो व्यवसाय वो भी बहुत, इट वॉज इन फुल स्विंग, मतलब वो इट वॉज एट द पीक। ओके, नाउ मुस्लिम मर्चेंट्स, चेट्टीज, एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स and also you can such as the Portuguese thronged the markets of Hampi। ना सिर्फ भारत के भीतर जो व्यापारी थे वही यहाँ पर व्यवसाय करते थे, ऐसे नहीं है। European traders also they came into Hampi and there also these people used to do business in the country। Now temples were the hub of cultural activities। अभी आप देखेंगे किसी भी, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया कि उस ज़माने में जो राजा महल बनाते थे या मंदिर बनाते थे, एक तो मंदिर बनाने का उनका मकसद होता था कि वो अपने प्रभु, मतलब जो भगवान है वो उसके प्रति कितने डिवोटेड हैं उसको दिखाने का एक जरिया है, मंदिर का निर्माण करते थे। और दूसरा जो है पैलेसेस को जो बनाते थे वो अपनी वैभव और अपनी पावर, अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े महल या किला का निर्माण करते थे। तो उस ज़माने में हम्पी जो है इट वॉज ए टेम्पल, जो जितने से जो टेम्पल्स है खास करके हम्पी में जितने भी मंदिरें हैं वहाँ पर काफ़ी मंदिर आपको देखने को मिल सकता है, और वो दैट वॉज ए हब, वो एक सेंटर था फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज़। एंड वहाँ पर आप देखेंगे देवदासीज। देवदासीज किसको बोलते हैं? देवदासीज माने टेम्पल डांसेस, जैसे भरतनाट्यम वगैरह जो डांसेस वगैरह जो होता है ना बच्चों, तो उस ज़माने में भी जो है टेम्पल्स में जो औरतें डांस करती थी वो खास तरह से भगवान को खुश करने के लिए जो डांस करती थी उनको हम बोलते थे देवदासीज। व्हाट डिड दे कॉल एज ए देवदासीज, मतलब भगवान की दासी, उसको बोलते हैं देवदासीज। ओके, सो उस जमाने में दे परफॉर्म देयर डांसेस बिफोर द डायटी, रॉयल्टी एंड मासेस इन द मेनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्षा। माने वो जो है मंदिरों के जो बीच में जो कम्युनिटी जो काफ़ी लोग बैठते थे उनके सामने वो नाचते थे और लोग उसको देखते थे, बिकॉज इन दोज डेज देयर वाज नो सच टीवी एंड ऑल फॉर एंटरटेनमेंट। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर द मासेस व्हेन दे गैदर्ड इन द टेम्पल they used to see these dances performed by the Devadasis। Okay, now here I am talking about this in Hampi. There is a famous temple that's called Virupaksha। Actually this which I am talking about, the Virupaksha is a form of Shiva। ये भगवान शिव की मंदिर है। ओके, ये भगवान शिव की मंदिर है और इसको बोलते हैं विरूपाक्षा। और जो महानवमी फेस्टिवल है जिसको आज के डेट में हम नवरात्रि के रूप में जानते हैं, उसको बोलते हैं महानवमी। उस वक्त जो है वहाँ के विरूपाक्षा मंदिर में देखने लायक होता था। काफ़ी बहुत दिन तक जो है ये पूजा वगैरह वहाँ पर चलता था, लोग आते थे और एक दूसरे से मिलते थे और वहाँ पे जो है भक्तों के कतार लगे रहते थे। तो ये आज की डेट में जिसे हम नवरात्रि के रूप में जानते हैं वो महानवमी के रूप में उस ज़माने में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। ओके, तो बच्चों कभी कभी ऐसे लोग पूछते हैं कि आप ये फेस्टिवल क्यों करते हैं, ये फेस्टिवल की क्या ज़रूरत है। जो महानवमी जो नवरात्रि वगैरह जो जिसका हम बनाते हैं, ये हमारी आस्था और हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे देश की पहचान है, जिसे ना जाने कितनी पीढ़ियों से वो चलता आ रहा है और आज भी हम उसी उल्लास के साथ उसे मनाते हैं। तो हमें प्राउड होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज। ओके, सो let's move to our this topic. Now here we will discuss this topic now. Further we will move. Here king received guests and accepted tribute from the subordinate chief। और यहाँ पर आप देखेंगे इस महानवमी के दौरान जब नवरात्रि चलता है तो राजा को बहुत सारे लोग जो है भेंट के तौर पे they used to give a tribute
to the king. So यहाँ पर ये बैठ के from here only they used to watch डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस और इवन जो कुश्ती जो होता है रेसलिंग ये भी वहाँ पर होता है. तो ये दिस वाज एक्चुअली ए मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज it was also the medium of showing your devotion as well. Okay, because in those days there was no TV for any entertainment, so this was the place where once in a year people used to gather and they used to enjoy all these things. Okay, so Hampi fell into ruin following the defeat of the Vijayanagara. जो विजयनगर जो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम्पी जो है विजयनगर का मेन सेंटर, इट वाज द कैपिटल है. ओके, इट वाज ए सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर. बट धीरे धीरे वो भी वक्त के साथ उसका इट केम टू रूइन. इट वाज रूइन बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565. 1565 में ये खत्म हो गया. हम्पी जो है ये एकदम ही बिकॉज इट वॉज डिफीटेड. विजयनगर वॉज बीन डिफीटेड बाय द सुल्तान्स, Deccanese sultans and the rulers of Golconda, Bijapur and Ahmednagar, Bidar and Berar. इन राजाओं से लड़ते लड़ते जो है हम्पी नगर भी जो है वक्त के साथ वो खत्म हो गया. इट वॉज ruined. Okay, so in 1565 there was the Hampi came to an end. This such a magnificent town, it came to an end with the fall of Vijayanagar Empire and defeat by the Sultan, Deccanese Sultans in 1565 and moreover by the rulers of Golconda, Bijapur, Berar and Bidar. Okay, so my dear students, in the next class we will discuss about the Surat and we will also discuss about the Machilipatnam town. So I hope whatever I have taught you today, you have understood very well. This is Deepa Sada signing off. Goodbye and Jai Hind.